Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 10 Civics chapter 1st Power Sharing सत्ता की साझेदारी. Overview परिचय. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले साल शुरू की थी. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ही जरूरी होता है. In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे. We start with 2 stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियों के साथ शुरुआत करते हैं. ये दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. इन घटनाओं से हमें यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है. इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 चैप्टर्स में की गई है. Now, Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है. It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती हैं. It has a population of a little over 1 crore, about half of the population of Haryana. बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, यानी हरियाणा की आबादी के लगभग आधा है. The ethnic composition of this small country is very complex. इस छोटे से देश की नृजातीय बनावट बहुत ही ज़्यादा जटिल है. Of the country's total population, 59% lives in Flemish region and speaks Dutch language. देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है. इस फिगर में जो है आप ये येलो कलर का जो है ये बेल्जियम का मैप है. इसमें ये जो आप येलो कलर से पार्ट देख रहे हैं बेल्जियम का, वो बेल्जियम का फ्लेमिश इलाका है
जहाँ पर डच बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि मेजॉरिटी में हैं, लगभग 59% हैं, टोटल पॉपुलेशन का 59% है। नाउ another 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak Germans. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% Dutch speaking. इसके अलावा बेल्जियम की कुल आबादी का 40% हिस्सा बेलोनिया में रहता है, जो कि आप रेड कलर से देख रहे हैं, और ये 40% आबादी जो है बेल्जियम की, वो फ्रेंच बोलती है। ठीक है, आपने देखा 59% जो फ्लेमिश इलाके में रहता है वो क्या बोलता है, डच बोलता है। ठीक है, 40% जो कि वेलोनिया में रहता है फ्रेंच बोलता है। ठीक है, अब 100% में से कितना बचा, 59, 40, ठीक है, 99% हो गए, अब बचा 1%। ठीक है, ये 1% जो बेल्जियम के लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग सेकंड नंबर पे आते हैं और जर्मन बोलने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पर इसका थोड़ा सा अपोजिट है। ब्रुसेल्स में जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 20% लोग डच बोलते हैं। यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं और डच बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। Now, the minority French-speaking community was relatively rich and powerful. इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से, अर्थात एज कंपेरिजन टू डच पीपल, ज़्यादा रिच हैं, ठीक है, समृद्ध हैं और पावरफुल हैं। This was resulted by the Dutch-speaking community who got the benefits of economic development and education much later. बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। This led to tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during 1915 centuries and 1916 centuries. और इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. इन दोनों ही समुदायों, अर्थात डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले समुदायों के बीच जो टकराव था, उसका सबसे तीव्र रूप ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहां देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से पूरे देश में ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में ये कमज़ोर थे और अल्पमत में थे। लेट्स कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है।
just a few kilometers of the southern coast of Tamil Nadu. यह भारत के दक्षिणी तट यह भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. इसकी आबादी भी करीब 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के लगभग बराबर है. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. दक्षिण एशिया के अन्य देशों की भांति श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग रहते हैं. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speaker 18%. Among Tamil, there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamil 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called Indian Tamils. श्रीलंका में रहने वाली जो सोशल ग्रुप्स हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेन ग्रुप है, वो है सिंघली ग्रुप. ठीक है, ये सिंघली ग्रुप जो है वो श्रीलंका की टोटल आबादी का लगभग 74% है. यानी श्रीलंका में जो सिंघली हैं सोशल ग्रुप्स हैं वो जो है मेजॉरिटी में है. सेकंड नंबर पे आता है तमिल, जो कि टोटल आबादी का लगभग 18% है. और इस 18% में जो तमिल हैं वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं. एक श्रीलंकाई ओरिजिन के तमिल और दूसरा इंडियन ओरिजिन के तमिल. ठीक है, श्रीलंकाई ओरिजिन के तमिल, ठीक है, जिनके जो फोरफादर थे, ठीक है, दादा परदादा थे, वो श्रीलंका में ही रहते थे. ठीक है, वो श्रीलंकाई मूल के तमिल थे और इनकी आबादी जो है उस कुल तमिल आबादी का 13% थी. और हिंदुस्तानी तमिल वो थे जो कि ब्रिटिश शासनकाल में श्रीलंका के चाय के बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों की संतान थे. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. अगर आप जो है इस मैप में देख सकते हैं कि जो मुस्लिम आबादी है, ठीक है, उसको इस पॉइंट से डिनोट किया गया है राउंड. तो ये जो है मुस्लिम आबादी को दिखाता है. ठीक है, इसके अलावा जो है जो डार्क कलर आप देख रहे हैं बीच में स्पॉट्स डार्क कलर के श्रीलंका की मैप में, वो जो भारतवंशी इंडियन ओरिजिन के तमिल हैं उनको डिनोट करता है. इसके अलावा जो आप येलो कलर देख रहे हैं, येलो कलर की पॉपुलेशन देख रहे हैं, वो श्रीलंकाई तमिल को दिखाता है. सॉरी, आप जो है ये लाइट कलर में जो है जो देख रहे हैं ये बाहर, ये जो है श्रीलंकाई तमिल को दिखाता है. और बाकी जो येलो वाला पोर्शन है जो मेजॉरिटी में है वो सिंघली पीपल्स को दिखाता है. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. जो डॉटेड है, ठीक है, जो डॉटेड राउंड दिखा रहे हैं इस मैप में, वो जो है मुसलमानों को दिखाता है, शो कर रहा है. सेकंड नंबर पे जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर के, ये भारतवंशी तमिल लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसके अलावा जो है जो लाइट ब्राउन कलर का, लाइट येलो कलर, सॉरी डार्क येलो कलर या कह सकते हैं लाइट ब्राउन कलर का जो है वो जो है श्रीलंकाई तमिल को दर्शा रहा है. बाकी जो रेस्ट ये येलो कलर से है, ठीक है, ये
सिंहली पीपल को दिखा रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। यहाँ की ज़्यादातर जो सिंहला ग्रुप्स के लोग हैं वो बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। और जो ज़्यादातर तमिल हैं वो या तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। इसके अलावा श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो तमिल और सिंहला दोनों भाषाओं को बोलने वाले हैं। जस्ट इमेजिन what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflicts among communities further. This could lead to a very messy population. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. And in Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now, let's look at what happened in both these countries. जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश कर रहे थे। इससे उनके बीच लड़ाइयाँ और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी को बहुमत प्राप्त था और वे लोग मुल्क में यानी श्रीलंका में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। नाउ आगे क्या हुआ ये हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपके पास तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।